भवन में हमने इस कार्यक्रम का आरंभ किया है। हमारे बीच में मेरे बहुत ही सम्मानित बड़े भाई, जिनकी आवाज़ को, जिनकी बात को, जिनके मुद्दे को पूरा हरियाणा कई बार समझ चुका, देख चुका है, हमारे साथी प्रवक्ता श्री आनंद बियाणी जी और कांग्रेस के तमाम सभी सम्मानित साथी, आज हम सब मिलकर आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि लोकतंत्र में इस प्रकार हमने बात को शुरू किया था कि आज लोकतंत्र में चुनौतीपूर्ण समय आ चुका है। आज अहंकारी सत्तासीन लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमारा मंच कांग्रेस का जनता की आवाज को उठाए। हमें लगता है कि हमारी विरासत सैकड़ों साल की रही है। हमें आभास है कि हमने देश की आजादी में हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है, शहादत दी। हमारी विरासत में वो संस्कार हैं, हमारी कांग्रेस की विचारधारा में वो आदर्श है, मूल्य हैं कि हमें उन मूल्यों के आधार पर देश में आजादी कराई गई। समय और व्यवस्था आपने देखी है कि किस प्रकार उस दौर में भी जो इतिहासकार हैं, जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था को समझते जानते हैं पूरी दुनिया में, कि उस दौर में भी जो आज सत्तासीन लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, ये उस समय भी देश की आजादी की मुहिम से दूर रहे हैं। इनका केवल भागने में, भगोड़ा होने में, मुखबरी करने में और राष्ट्रीय आंदोलनों को कमजोर करने में इनका योगदान रहा है। इस बात का इतिहास पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। आप विश्व के किसी भी इतिहासकार के साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की तुलना करके देख लीजिए, आपको सब प्रमाण दिखाई देंगे। ये बात करते हैं वंदे मातरम की। जब वंदे मातरम कहने का समय था, देश को तोड़ना चाहते थे। ये बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की, तिरंगे की। जब तिरंगे की बात थी, तिरंगे के सम्मान की बात थी, इन्होंने कांग्रेस के उस आंदोलन में तिरंगे को कमजोर करने के सारे प्रमाण दिए। तिरंगे को अपनाने से इनकार किया है। स्वतंत्रता के बाद भी 52 वर्ष तक इन लोगों ने, जो इनकी पितृ शाखा है, जहां से ये जहरीली विरासत को लेकर निकलते हैं नागपुर से, 52 वर्ष तक तिरंगे को इन्होंने नहीं फहराया है। 4 युवक उस दौर में 52 वर्ष के बाद जब नागपुर में उन 4 युवकों ने, नौजवानों ने राष्ट्रभक्ति से इनका स्तंभ, इनको प्रतीकात्मक रूप से तुलना करके दिखाने का प्रयास किया, उन्होंने इनकी शाखा पर झंडा लहराया। आज भी नागपुर के उस थाने में उन 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज है। ये इनकी राष्ट्रभक्ति है, ये इनके तिरंगे का प्रतीक है। इसके साथ साथ मुद्दे बहुत हैं। इन्होंने देश के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले और उसके बाद सभी आंदोलनों में अंग्रेजों का साथ दिया है। वो सैकड़ों साल का इतिहास हमारा रहा है, हमारे पूर्वजों का रहा है, हमारे नेताओं का रहा है। उसके बाद 70 वर्ष के भारत के निर्माण में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन जी तक हमारा इतिहास है। हमारी सच्चाई आपके सामने है, दुनिया के सामने, देश के सामने, कि किस प्रकार 70 वर्षों में देश के हमारे प्रधानमंत्रियों ने देश के नवनिर्माण में, विकास में अपनी भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ किस प्रकार देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता, संविधान और कानून के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्रियों में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी जी ने बलिदान दिया, शहादत दी है। इन सब के बाद आज वर्तमान दौर उसी परिस्थिति में शामिल हो गया है। हम समझते हैं कि आज फिर एक क्रांति की जरूरत है, वैचारिक क्रांति की। देश के अंदर मंथन की, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, धर्म के नाम पर, जाति भाषा क्षेत्र के नाम पर, नस्ल के नाम पर, तमाम मुद्दों को लेकर ये सरकार जो है लोगों को प्रताड़ित कर रही है। हर प्रकार से विभिन्नता के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। अगर वंदे मातरम की संसद में जरूरत थी चर्चा करने की, तो जब किसान की शहादत, 792 किसान
आंदोलन में मारे गए थे, शहीद हुए थे। और जब पार्लियामेंट में राहुल जी ने कहा था कि उनके लिए शहादत के 2 शब्द कहो, तो ये भाजपा के लोग भाग खड़े हुए थे। जब बात थी देश के अंदर जीएसटी को लेकर, देश के अंदर कोरोना से पहले समस्या जो आमने सामने हमारी दिखाई दे रही थी, जब बात थी तमाम देश के चुनिंदा मुद्दों को लेकर, जीएसटी को लेकर, चुनाव सुधार को लेकर, उन पर कई बहस नहीं करते। जब देश में चाइना का जो आज आक्रमण हमारे ऊपर लगातार बढ़ रहा है, उस पर बहस नहीं करेंगे, केवल देश को बांटने वाले मुद्दों को लेकर चलते हैं। तो हमारी जरूरत क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों चाहते हैं कि इस प्रकार का जो माहौल देश में पैदा किया है। कांग्रेस के हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, हमारी संचार और मीडिया विभाग ने कहा है कि भाई हमें इस प्रकार से जो देश के तमाम अपने इलाके के, अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र, अपने वर्ग, व्यवसाय के लोगों को जो मुद्दे जानते हैं, समझते हैं, जो युवा अपनी आवाज से चाहते हैं कि पार्टी का मंच उन्हें मिले, जो चाहते हैं कि उनकी बात को सुना जाए बिना किसी दबाव, बिना किसी लगाव, कि उनकी नियुक्ति भी आधिकारिक रूप में प्रवक्ता के तौर पे हो। तो एक उद्देश्य के आधार पर कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसे टैलेंट हंट का नाम दिया गया है, प्रतिभा खोज का नाम दिया गया है। उसी कार्यक्रम के तहत हम आज बहुत ही सम्मानित शीर्षा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा और हमारे प्रवक्ता साथी के साथ, सभी के साथ हम आज आपके बीच में ये बातें लेकर आए हैं कि हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी साथी आपकी बात मीडिया में सुनता है, हमारी बात को समझता है, कि आओ देश के इस माहौल में आप हमारी आवाज़ बढ़ें, आप मजबूती से आगे बढ़ें। इसमें विशेषकर प्रक्रिया के दौरान 29 को हमने शुरू किया था और लगभग 14 अभी दिसंबर हमने तय की है कि तब तक हम एक प्रारूप का जो ड्राफ्ट, जो एक परफॉर्मा साइट पर हमने ऑनलाइन दिया है, उसको हम 14 दिसंबर तक का समय दिया। हो सकता है पार्टी उसमें आगे समय बढ़ाए, वो विषय अलग है, लेकिन अभी 14 तक हमने फॉर्म लेना है। उसके बाद एक कमेटी जो हमारी बनाई गई है, वो कमेटी उन साथियों का साक्षात्कार भी लेगी, मुद्दों पर बात भी करेगी। हरियाणा के यमुनानगर के, सिरसा के, पलवल के, पानीपत के और तमाम मुद्दे किस प्रकार लोग बता सकते हैं और वो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हो सकते हैं और देश के सामाजिक राजनीतिक मुद्दे कैसे हो सकते हैं, उन सब विषयों का ज्ञान हो और विशेषकर कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ा हो, जिनका सैकड़ों साल का इतिहास रहा है, 70 साल के देश के निर्माण में भूमिका हो। उन परिवारों से, उन समाज के लोगों से प्रार्थना है कि वो आएँ और कांग्रेस के मंच पर अपनी आवाज़ को नया रूप दें। इसमें 33% महिलाओं का आरक्षण किया गया है, क्योंकि दुनिया के लोकतंत्र में हम सब समझते हैं कि भारतीय लोकतंत्र सबसे बड़ा है और इस बड़े लोकतंत्र में श्रीमती इंदिरा गांधी जी वो शख्सियत है, महिला के प्रतीक के रूप में, आयरन लेडी, जिन्होंने दुनिया का भूगोल भी बदला है, इतिहास भी बदला है। वो प्रेरणा है हमारी। त्याग और तपस्या की देवी श्रीमती सोनिया गांधी जी राजनीति में आदर्श और मूल्य की प्रतीक है हमारी। और आपके इस लोकसभा क्षेत्र से जो भारतीय राजनीति में 6 बार सांसद रह चुकी हैं, अलग अलग सदनों में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं और तमाम मुद्दों को लेकर जो देश में वंचित राजनीतिक लोग हैं, उनकी सशक्त प्रहरी आवाज आदरणीय बहन कुमारी शैलजा एक सशक्त महिला के रूप में जो आज देश की राजनीति में अपनी पहचान रखती है, हरियाणा की लाडली बेटी, वो भी प्रतीक है। तो उस प्रकार जो सड़क से लेकर संसद तक जिनकी आवाज को हम सुनते हैं, जो 36 बिरादरी के भाईचारे को, किसान, मजदूर और हर वर्ग की बात को लेकर आपके बीच में रहती है, तो वो सब सशक्त महिला जो हैं हमारी प्रेरणा है और हम चाहते हैं कि महिला भी इस हमारी मुहिम में आगे आए। इसके साथ साथ आपने देखा है कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो राजनीतिक रूप से हमारी अध्यक्षा, हमारी बहन और हमारे तमाम नेताओं ने मंचों पर बात रखी थी। यानी साहब ने भी बड़ी बातें रखी थी, बड़े हमारे उस समय दौर में किसानों की बात आते थे। लेकिन कई बार होता है कि जो दूसरे संगठन होते हैं, जैसे किसान संगठन है, उन्होंने भी पैरेलल अलग से अपनी विचारधारा में किसानों की बात रखी। तो हम उन संगठनों से प्रार्थना करते हैं वो भी आए। व्यापारी संगठन है, लगातार जीएसटी के लगातार टैक्स देकर जिस प्रकार वो आज ही बचे हुए हैं, लेकिन समस्या उनके सामने भी है।
वो अपने वर्ग की बात रखते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी कांग्रेस में आधिकारिक रूप से बात रखें, मंच पर आएँ, वो शामिल हैं। तमाम सभी वर्ग, आज बेरोजगारी और युवाओं की समस्या, नशे के अपराध की समस्या लगातार बढ़ रही है। तो हम चाहें कि भाई हमारे युवा साथी उस सामाजिक समस्या को लेकर आए, तो तमाम सभी मुद्दों को लेकर आमंत्रित हैं कि कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में हम सब शामिल हों। ये प्रक्रिया चलेगी। तमाम आपने मुद्दे बताए, किन मुद्दों को लेकर के जो आप प्रतिभा खोज कर रहे हैं, क्या कुछ इसके क्राइटेरिया क्या रखे गए? क्या कांग्रेसी जो आपके कार्यकर्ता है वही इसमें शामिल है या अन्य भी हुई? इस प्रकार मैंने अभी बताया कि इस मुहिम में वो सब संगठन आ सकते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से के साथ मिलकर देश के नवनिर्माण में, देश की प्रगति में अपनी भूमिका रखते हैं, जो समझते हैं कि उनकी भागीदारी हो, जो समझते हैं कि उनकी बात को सुना जाए, वो सभी संगठन, वो सभी लोग आमंत्रित हैं। और जहाँ तक आपने कांग्रेस के साथ ही बात कही है, देखिए कांग्रेसी होना ही एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देश को अगर बनाया है, चलाया है और आज भी वर्तमान में लड़ रहे हैं तो हम ही संघर्ष कर रहे हैं, तो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ा होना व्यक्ति होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई समाज से कहे कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा समाज का रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उसको भी हम साथ लेकर चलेंगे। तो 14 तारीख को राहुल गांधी जी रैली करने जा रहे हैं, वोट रोड गद्दी छोड़ को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए आज जो मुद्दा है, वैसे तो ये मुद्दा हमारे अध्यक्ष जी की मीटिंग बाद में है, लेकिन मैं आपने पूछा है तो आप एक देखिए कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? आपकी वोट, एक व्यक्ति की एक वोट, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और हम कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी वोट को चुराया है। तथ्य हमने दिए, जननायक राहुल गांधी जी ने तथ्यात्मक तरीके से बात रखी है। 2 महीने हो गए हैं, छोड़ दीजिए पूरे देश की बात को, आप हरियाणा की बात कीजिए। हरियाणा में क्या आज तक नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है कि ऐसा नहीं हुआ? क्या किसी बीजेपी के बड़े आधिकारिक नेता ने बात रखी है या चुनाव आयोग सामने आया हो हरियाणा से? कहीं कोई भी अपनी बात कह नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट की चोरी हुई है। और अगर एक व्यक्ति की एक वोट है और उसी जगह उसकी 10 वोट भी है, 12 भी है, एक व्यक्ति 25-25 वोट डाल रहा है, मैं तो कहूंगा कि ये नायब सिंह सैनी की सरकार नहीं बल्कि ब्राजील की मॉडल की डम्मी सरकार है। उन लोगों ने सरकार बनाया है। आप देखिए कि छोटे से घर में पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, और हमने कई जगह के उदाहरण दिए हैं पूरे हरियाणा से। छोटे से घर में जहां पर मात्र 2 या 3 लोग रह सकते हैं, वहाँ 400-500 वोट बड़ी हैं। क्या किसी ने जवाब दिया है अभी तक? तो वोट चोरी हुई है, उसके कई तरीके हैं, और एक व्यक्ति को एक से अधिक वोट डालना भी अपराध है। और जहां तक चुनाव आयोग की आचार संहिता की बात है, चुनाव आयोग की आचार संहिता में लिखा है कि निष्पक्ष वोट हो, निर्भीक वोट हो, ईमानदारी से वोट हो। उसके अलावा अगर आप वोट के लिए लालच पैदा करेंगे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भावनाओं के नाम पर, इसके अलावा आप पैसे देकर वोट लेने का प्रयास करेंगे, ये सब अपराध हैं। आपका जो चुनाव हुआ है, जो आपका जीता हुआ प्रतिनिधि है, उसका चुनाव रद्द हो सकता है। लेकिन बिहार के अंदर अगर 11 अक्टूबर को वोट डली थी, 9 अक्टूबर तक वहां पर महिलाओं के खाते में पैसे आते रहे। पहले क्या होता था, आप देखते हैं, हम सब देखते हैं कि पहले चुनाव आचार संहिता में नेताओं की फोटो को रख देते थे, कोई भी सरकारी कार्य नहीं चलते थे, रोक देते थे। आज 9 तारीख तक सरकारी तरीके से लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं, तो ये भी वोट चोरी का तरीका है। इन सब को लेकर, और अभी बिहार का चुनाव हुआ है, जो आपने कहा कि 14 तारीख की रैली में, कि अभी नए मुद्दे लेकर, नए प्रमाण के साथ कांग्रेस अपनी बात रखेगी। और इसके लिए पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन नहीं बल्कि आम आदमी समझता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। लोकतंत्र में वोट इस तरीके से प्रभावित होने जा रही है, वो समझता है। उन सब बातों का जवाब वहां पर देंगे। आपने कहा कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ, उसके खिलाफ आप चुनाव आयोग या कोर्ट गए? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। आपके मन में ये प्रश्न आया है, ये हर भारतीय नागरिक के मन में प्रश्न है कि पार्टी क्या करेगी। आप देखिए कि जब चुनाव में हम 2019 की बात, 14 की बात करते हैं, 14 में अन्ना जी को लेकर आए, रामदेव जी को लेकर आए, वो कहाँ है आज? मुद्दा बनाया गया देश में। एक सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत के खिलाफ माहौल बनाया गया, उस माहौल में चुनाव जीत कर आए। हमने लगा कि भाई हो सकता है कोई कमी रही होगी, अब सबने माना, चुनाव
कांग्रेस हार गई, कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है। 14 से 19 में फिर आए। 19 में जब चुनाव हुआ, इनके हालात बड़े कमजोर थी, मुद्दे अलग थे, लेकिन ये चुनाव जीत गए। हमें लगा, आपको लगा कि कहीं मशीनों में हेराफेरी तो नहीं है, लेकिन हम एकदम कहें, एक विपक्ष पार्टी कहे कि मशीनों में हेराफेरी है, सत्ता पक्ष के लोग और आम आदमी क्या कहेंगे, झूठ बोल रहे हैं, इनके पास व्यवस्था नहीं है, यहाँ लोग नहीं है, लेकिन ये चुनाव हार है तो मशीन पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब हमने उस पूरी व्यवस्था का अध्ययन किया कि वोट जा कहाँ रही है, वो सब राहुल जी ने फैक्ट हरियाणा के चुनाव को लेकर, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आपके सामने दिए। लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति थी और विधानसभा चुनाव में तो परसेंटेज ऑफ वोट कैसे बढ़ गई। आप सब समझते हैं कि चुनाव आयोग 7 बजे कह देता था कि इतनी प्रतिशत वोट हरियाणा में पड़ी है, ओके, इसको बंद कर दो। अगले दिन 11 बजे तक वोट बढ़ रही है, 6.5% वोट बढ़ाई गई है। ऐसा महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में तो एक छोटी सी बिल्डिंग में 5000 वोट दिखाई गई। तो सब फैक्ट आपके सामने है। और आप, जो आपकी बात है कि आप चुनाव आयोग में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। उन सभी हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है मंथन कर रहे हैं, प्रक्रिया जारी है। हालांकि मेरा विषय नहीं है ये, हमें जो पता लगा है आपकी जानकारी के लिए कि उन सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। कई बार लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस चुनाव का बायकॉट क्यों नहीं करती। जब हमने मशीन को देखा, वोट चोरी होते हुए बताया, तो अगला स्टेप आपके मतदाताओं के लिए, हमारा देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको बचाने के लिए, संविधान और कानून के मूल्यों को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक हमारी पार्टी कार्य करेगी। आपकी बात लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं सर? आपने मुद्दे तो बड़े गिना दिए, लोगों तक आपकी आवाज नहीं जा रही है। 17 प्रदेशों में आप लोग साफ हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। उसका केवल एक ही उत्तर है हमारे पास, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि मुद्दे हमारे नहीं है, वो जनता के मुद्दे हैं। उस मुद्दे में आप भी शामिल हैं। मीडिया को किस प्रकार बात करना, मैं नेशनल मीडिया के उन बड़े प्रतिष्ठित चैनलों के मालिकों के लिए कह रहा हूँ जो देश में एजेंडा चलाते हैं। दबाव है ना है। आप तो सोशल मीडिया के लोकल साथी हैं, आपके तो अपने राइट्स हैं, अपने समाचार पत्र हैं, आप लिख सकते हो। आप उस व्यवस्था को देखिए जब देश में इस प्रकार से बड़े बड़े चैनल्स पर दबाव बनता है। एजेंडा देश के अंदर होता है महंगाई का, दिखा रहे हैं कि मस्जिद इस समय में निकली है। बात देश के स्वाभिमान की है, बता रहे हैं कि ये किसान आतंकवादी हैं। तो एजेंडे चलते हैं, ये मीडिया का दबाव है, मीडिया पे दबाव जो बनाया गया है वो सब समझते हैं। लेकिन वास्तविकता है क्या कि आप कहते हैं कि मुद्दे, अब मुद्दों के साथ हम साथ हैं, लेकिन अब आता है कि परिणाम हमारे पक्ष में क्यों नहीं हो रहे। वो हमने आपको बताया कि हमारे साथ, आप सबके साथ मतदाता में धोखा हो रहा है, लोकतंत्र में वोट की चोरी हो रही है। इसीलिए जो ये परिणाम के रूप में आप प्रदेशों की बात कर रहे हैं, जय और विजय की, ये विषय वहां पर जुड़ा हुआ है। वोट चोरी का मुद्दा है, चाहे उसके अलावा वंदे मातरम पे संसद में बहस होगी, लेकिन उसके अलावा जो कई जरूरी मुद्दे उस पर कांग्रेस बोलना बंद ही कर चुकी है। चाहे पैडी स्कैम का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा है, एक का जो लेवल है वो सिरसा में ही दिल्ली के बराबर हो चुका है, और उसके बारे में तो बिल्कुल बात करना बंद ही कर दी है कांग्रेस। देखिए, मुझे नहीं पता मेरे साथी कि आप उस व्यवस्था में क्या समझते हैं, वो एक आपका अलग अनुभव है कि ऐसा नहीं कांग्रेस बोलती, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 1 वर्ष से हम कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाए, लेकिन कभी भी जनता के मुद्दों के लिए हमने, बाढ़ आई पहली बार, नायब सिंह सैनी कहाँ थे, पंजाब में चुनाव था ना, वहाँ जाकर बाढ़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर नशे की बात कर रहे हैं, अपराध की बात कर रहे हैं। जबकि हमारे नेता आदरणीय बहन शैलजा जी ने पूरे इलाके का दौरे किया। तमाम हरियाणा में जहाँ जहाँ पर भी हमारे बड़े नेता गए, सब ने बाढ़ के इलाके में जनता की आवाज़ उठाई, बेरोजगारी की आवाज़ उठाई। हमने राज्यपाल साहब को, हमारे विधायकों ने, हमारे जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में ज्ञापन दिए, और जब से 3-4 महीने लगभग आज हो गए हैं शायद अध्यक्ष बने हुए, लगातार देखिए आप, हर सप्ताह कोई ना कोई किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमारे अध्यक्ष जी, हमारे विधायक तमाम पाल पाते रहते हैं। और रही बात संसद की, संसद को तो कब्जा कर लिया गया है। भारतीय लोकतंत्र में जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे संसद हो, उन सब पर कब्जा हो चुका है, चाहे मीडिया का एक बड़ा वर्ग हो। लेकिन अब केवल मुद्दा आपका और हमारा बचा है कि हमें जनता की बात को आपके माध्यम से उठाना पड़ेगा, और हम चाहेंगे कि ऐसे प्रवक्ता, ऐसे साथी आगे आएँ, ताकि देश समाज में जो उनकी भूमिका है वो निश्चित हो सके और आगे बढ़ सके।